Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Today we are going to continue with our 8th chapter of Science NCERT book. The chapter name is Cell, its structure and function. Let's get started. As we all know, हमारे आसपास जो भी things है, these are either living और non-living. जो भी हमारे आसपास सराउंडिंग्स में थिंग्स है, या तो वो लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है. तो जो भी लिविंग थिंग्स है उनमें जितने भी फंक्शंस एक्टिव रहते हैं, जितने भी फंक्शंस होते हैं, उनको कौन करता है, वो किसकी वजह से होते हैं? तो ये होते हैं ऑर्गन्स की वजह से. ऑर्गन जो होते हैं वो होते हैं अ ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ टिश्यूज. ऑर्गन जो होते हैं अ ग्रुप ऑफ similar type of tissues. सेम तरह के जो टिश्यूज होते हैं वो मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, और ऑर्गन्स जो होते हैं, ऑर्गन सिस्टम्स जो होते हैं, वो पर्टिकुलर एक वर्क को फंक्शन करते हैं. जैसे रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है, एक्सक्रीशन है, इन सब के लिए पर्टिकुलर ऑर्गन्स होते हैं जो इन फंक्शंस को कैरी करते हैं. अब जो टिश्यूज होते हैं वो किससे बने होते हैं? सेल से. टिश्यूज जो है वो अ ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स. इट मीन्स सेल से टिश्यू बनेंगे, टिश्यू से ऑर्गन, एंड ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम. तो इस तरह से क्या हुआ, सेल जो है एक बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट हुई बॉडी कंपोजिशन की. सेल्स की कंपैरिजन हम कर सकते हैं एक ब्रिक से. जिस तरह से एक बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें एक ब्रिक की नीड होती है, ब्रिक्स की नीड होती है, उसी तरह से बॉडी फॉर्मिंग के लिए सबसे एसेंशियल जो है वो है सेल्स. अगर सेल है तो हम बॉडी की फॉर्मिंग करवा सकते हैं, अदरवाइज बॉडी की फॉर्मिंग नहीं हो पाती है. सेल्स की जो डिस्कवरी है वो की थी रॉबर्ट हुक ने 1665 में. सेल्स की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में. इन्होंने जो डिस्कवरी की थी वो की थी कॉर्क सेल में. कॉर्क होता है ट्री बार्क जो होती है, ट्रीज की बार्क यानी कि छाल जो होती है, उसके एक थिन पीस उन्होंने ली और उसको अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व किया और सेल्स की स्टडी की. उन्होंने देखा कि जो कॉर्क की स्लाइड थी, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर जो थी उसकी, वो कुछ हनीकॉम्ब जैसी दिखाई दे रही थी. इट मीन्स उसमें काफी सारे ब्लॉक्स बने हुए थे, काफी सारे बॉक्सेस थे, और हर एक बॉक्स जो है वो एक वॉल के थ्रू या एक मेम्ब्रेन के थ्रू एक दूसरे से सेपरेटेड थे. यहाँ पे एक अलग बॉक्स है, ये वाला अलग है, ये अलग है, इस तरह से सेपरेटेड बॉक्सेस थे. उन्होंने हर एक बॉक्स को क्या नाम दिया? सेल का. हर बॉक्स जो है वो एक सेल के फॉर्म में उन्होंने देखा. कॉर्क की जो सेल थी वो तो थी डेड सेल्स. उन्होंने डेड सेल्स की डिस्कवरी की थी, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, काफी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है. तो उसके लिए इस टाइम पीरियड के अप्रोक्स 150 ईयर्स के बाद में इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप आए. इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप आने की वजह से उनकी डिटेल स्टडी करनी बहुत ही इजी हुई और लिविंग ऑर्गेनिजम्स की सेल की स्टडी की गई. इसके बाद में इससे हमें क्या पता लगा कि सेल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट होती है, क्योंकि सेल है तो बॉडी फॉर्मिंग होती है, अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट. इसके बाद में सेल्स जो है वो काफी तरह के नंबर में होती है, अलग अलग शेप्स को रिप्रेजेंट करती है, और साइज भी इनका अलग अलग होता है. तो उसके बेसिस पे हम स्टडी करते हैं. लेकिन उससे पहले एक बात बताती हूँ, सेल्स की स्टडी करने के लिए उन्हें पहले स्टेन या फिर डाई किया जाता है, ताकि उनकी हम डिटेल स्टडी इजीली कर सकें. अब हम बात करते हैं सेल के नंबर, साइज एंड उनकी शेप के बारे में. नंबर ऑफ सेल, their size and shape. तो सेल्स जो है वो बिलियन और ट्रिलियन ऑफ नंबर्स में प्रेजेंट होती है. 1 बिलियन जो होता है वो होता है थाउजेंड्स ऑफ मिलियन के इक्वल. तो इट मीन्स
the number of cell is too much large in a body, and on the basis of number of cell, organisms are of two types. These are multicellular and unicellular. Multi stands for so many numbers and uni stands for one. Multicellular means it means जिनमें more than one cell present होती है, these are called multicellular, and the organism that contain only one cell, these are called unicellular. इनके एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो यूनिसेल्युलर में होता है अमीबा एंड पैरामीशियम, एंड इन दोनों को छोड़ के बाकी जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं दीज आर कॉल्ड मल्टीसेल्युलर. यूनिसेल्युलर में क्या होता है, जितने भी बॉडी फंक्शंस होते हैं लाइक रेस्पिरेशन, डाइजेशन, रिप्रोडक्शन, ये सब क्या होता है अमीबा की सिंगल सेल बॉडी से होता है, लेकिन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में इनके लिए अलग अलग ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं. इसके बाद हम बात करते हैं साइज ऑफ सेल की. तो साइज ऑफ सेल जो सेल्स होती है वो मिलियंस ऑफ माइक्रोमीटर छोटी होती है, बहुत ही माइन्यूट साइज में सेल्स जो होती है वो होती है. इनके जो सबसे छोटी सेल देखी गई है अब तक वो है 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर, एंड दिस इज अ साइज ऑफ अ बैक्टीरियल सेल. बैक्टीरियल सेल ऐसी डिस्कवर की गई है जिसका साइज जो है वो 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर है. इट मीन्स टू मच स्मॉल इन साइज, एंड द लार्जेस्ट सेल विच इज डिस्कवर्ड इज 170 mm to 150 mm, and it is of ostrich egg. ऑस्ट्रिच का एग जो होता है वो सबसे बड़ी सेल होती है जिसका साइज होता है 170 mm to 150 mm. One important thing is here that the size of cell never depends on the size of the body or organism. It means अगर हमारे पास एक एलिफेंट है और एक रैट है तो इट डजंट मीन कि एलिफेंट्स में सेल्स जो है वो बड़े साइज में होगी और रैट में छोटी होगी. जो साइज होता है सेल का वो डिपेंड करता है बॉडी में जो फंक्शनिंग हो रही है उन फंक्शंस पे डिपेंड करता है. सेल जो फंक्शन कर रही है उन फंक्शनिंग पे डिपेंड करता है कि सेल का साइज क्या होगा. जैसे नर्व सेल होती है जिसे न्यूरॉन भी बोलते हैं, तो ये क्या करती है, ये दोनों में ही लंबी होती है, ब्रांच होती है. नर्व सेल का, ये न्यूरॉन का काम क्या होता है, ये ब्रेन से ऑर्गन तक और ऑर्गन से ब्रेन तक मैसेज ट्रांसफरिंग का काम करती है. नेक्स्ट हम बात करते हैं शेप ऑफ सेल. तो ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग शेप की सेल्स होती है और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होती है, कुछ सेल्स ऐसी होती है जो कि they can change their size by their cells. It means अगर हम अमीबा की ही बात करें तो अमीबा क्या करता है, अमीबा की स्ट्रक्चर कैसी होती है. अमीबा जो होता है वो इरेगुलर शेप में होता है. इसकी जो बॉडी की शेप है वो अनसर्टेन होती है, एग्जैक्टली एक शेप में ये नहीं रहता है, और जब भी ये मूव करता है इसमें सूडोपोडियास प्रेजेंट होते हैं. दीज आर कॉल्ड सूडोपोडिया. ये सूडोपोडिया क्या करते हैं, फूड इनटेक के लिए हेल्पफुल होते हैं. जब भी अमीबा मूव करता है ये सूडोपोडियास डिसअपियर होते हैं या फिर अपनी शेप को चेंज कर लेते हैं. जैसे अगर यहाँ पर कोई भी फूड पार्टिकल प्रेजेंट है तो ये अमीबा के प्रोजेक्शंस जो ये वाले होंगे सूडोपोडियास, ये ऐसे अपने आप में ग्रोथ करेंगे और फूड को इनटेक करेंगे और यहाँ से ये अलग हो जाएगा. राइट. इसी तरह से अगर हम WBC की बात करें तो WBC एक ऐसी ओनली सिंगल सेल है जो कि अपनी शेप को चेंज कर सकती है. WBC अपनी शेप को चेंज कर सकती है. इसके अलावा और भी शेप्स में
सेल प्रेजेंट होती है, जैसे स्पिंडल शेप में प्रेजेंट होती है। स्पिंडल शेप मीन्स एजिस पे जो है वो शार्प एंड्स होते हैं और मिडल में ये फ्लफी होती है। ये एक तरह से मसल सेल होती है। मसल सेल्स जो होती है वो स्पिंडल शेप में होती है। और भी काफी तरह की शेप्स में न्यूरॉन्स जो होते हैं वो काफी लंबे होते हैं, उनमें प्रोजेक्शंस होते हैं। इनमें प्रोजेक्शंस निकले होते हैं और इसका एक एंड काफी लंबा होता है जिसपे एक्सोन्स प्रेजेंट होते हैं और ये यहाँ से ब्रांच होती है। तो अलग अलग शेप्स में सेल्स जो है वो प्रेजेंट होती है। डू यू नो विच पार्ट ऑफ द सेल गिव शेप टू द बॉडी? सेल मेम्ब्रेन ऑफ द सेल गिव्स द शेप टू द बॉडी ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। हाउ? सेल मेम्ब्रेन जो है वो आउटर मोस्ट लेयर होती है जो कि एक प्लांट को या फिर एक एनिमल को उसकी शेप देने का काम करती है। सेल मेम्ब्रेन का काम होता है शेप देने का, राइट? तो अब हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ द सेल। क्योंकि सेल मेम्ब्रेन में काफी तरह के ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं तो हम पूरी बात करते हैं पार्ट्स ऑफ द सेल। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन एक पाउच की तरह होती है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एनी सेल। इसके अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में जेली लाइक फ्लूइड होता है जो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है एंड इसके साथ में इसमें न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस क्या काम करता है? न्यूक्लियस जो है वो जेनेटिक मटेरियल को कैरी करने का काम करता है। इसके बाद में सेल मेम्ब्रेन में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और प्लांट्स में इन एडिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन यहाँ पर एक सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है, दैट इज सेल मेम्ब्रेन एंड दिस वन इज सेल वॉल। ये सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट होती है एंड ये प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों में प्रेजेंट होती है। सेल वॉल की नीड प्लांट्स को क्यों होती है? क्योंकि ये मूव नहीं कर सकते हैं। मूव नहीं करने की वजह से उनको जितने भी क्लाइमेटिक एडवर्स कंडीशंस होती है लाइक हाई टेम्परेचर, टू मच लो टेम्परेचर, हैवी रेन, फ्लड्स, इन सब से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है सेल वॉल एंड प्लस उनको रिजिडिटी देती है। सेल मेम्ब्रेन के बाद में हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो है वो एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है। जेली लाइक सब्सटेंस होता है और सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के आसपास प्रेजेंट, सेल मेम्ब्रेन के अंदर और न्यूक्लियस के बाहर प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस के साथ साथ में अदर माइक्रो ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होते हैं लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम्स। इन सब के बारे में आप लेटर क्लासेस में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए हमें पढ़ना है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। इनमें अलग काफी तरह के माइक्रो ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी एंड राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है वो प्लांट सेल में इन सेंटर प्रेजेंट होता है एंड एनिमल सेल में इन सेंटर प्रेजेंट होता है और प्लांट सेल में ये थोड़ा साइड में होता है। अगर हम शेप की बात करें तो प्लांट सेल जो है वो रेक्टेंगुलर शेप की होती है एंड जो एनिमल सेल है वो स्फेरिकल शेप में होती है। न्यूक्लियस जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट
कंपोनेंट होता है एक लिविंग सेल का। सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है लिविंग सेल का और जनरली स्फेरिकल होता है, डेंस होता है। प्लस इसमें जो है ये सेल के मिडिल में प्रेजेंट होता है। एनिमल सेल में मिडिल में प्रेजेंट होता है, लेकिन प्लांट सेल में ये साइड में प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, ये जेनेटिक मटेरियल को न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स प्रेजेंट होती है जो कि जेनेटिक मटेरियल को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर करने का काम करती है। इट मीन्स पेरेंट्स के जो फिजिकल कैरेक्टर्स होते हैं उनको नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर करने का काम करते हैं। जैसे अगर फादर की ब्राउन आईज है तो हो सकता है नेक्स्ट जनरेशन में ऑफस्प्रिंग जो होंगे उनके भी ब्राउन आईज होगी, या मदर के बाल करली है तो नेक्स्ट जो ऑफस्प्रिंग जनरेशन आएगी उनके भी हेयर्स करली हो सकते हैं। इस तरह से न्यूक्लियस जो है वो काफी इनहेरिटेंसी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बाद में न्यूक्लियस के बाहर होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करती है, ये न्यूक्लियर सब्सटेंसेस जो है मटेरियल है वो बाहर साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट मटेरियल में मिक्स होने से रोकती है। प्लस ये परमिएबल होती है। इट मीन्स ये मटेरियल के एक्सचेंज को एक्सेप्ट करती है, मटेरियल के एक्सचेंज करने में हेल्पफुल होती है। कोई भी मटेरियल है वो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में या फिर साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में एक्सचेंज करना है तो उसके लिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है। इसके बाद में ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑर्गेनिजम्स आर ऑफ टू टाइप्स। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। फर्स्ट है प्रोकैरियोट्स एंड द नेक्स्ट वन इज यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स होते हैं द ऑर्गेनिजम्स that does not contains nuclear membrane. These are called prokaryotes, and these cells that does not contain nuclear membrane, these are called prokaryotic cells. And the organisms or cells which contain nuclear membrane, these are called eukaryotic cells or eukaryotes. प्रोकैरियोट्स के अगर हम एग्जांपल्स देखें तो इसमें आते हैं बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। और इन दोनों को छोड़कर जितने भी ऑर्गेनिजम्स है वो यूकैरियोट्स में काउंट होते हैं। इनके बाद में हम बात करते हैं वैक्यूल एंड प्लास्टिड्स की। सेल मेम्ब्रेन में एक सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, इन तीनों के अलावा और भी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं जैसे वैक्यूल्स एंड प्लास्टिड्स। इन दोनों के बारे में हम पढ़ते हैं। वैक्यूल के बारे में हम बात करें तो वैक्यूल एक तरह से एम्प्टी स्पेस होता है सेल में, जो कि शिफ्ट देने का, न्यूक्लियस को शिफ्ट देने का काम करता है। जैसे प्लांट सेल जो होती है वो रेक्टेंगुलर शेप होती है और इसमें वैक्यूल एक ही होती है लेकिन टू मच बिगर इन द साइज। वहीं अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल में ये बहुत ही छोटी छोटी और न्यूमरस नंबर में प्रेजेंट होती है, काफी सारी होती है। और ये भी न्यूक्लियस को सेंटर में शिफ्ट देने का काम करती है और ये न्यूक्लियस को साइड में। प्लस ये क्या करते हैं, प्लांट्स में पीएच को मेंटेन करते हैं
और जो बाहर का प्रेशर आता है प्लांट बॉडी पे, उससे प्लांट को सेफ्टी मेजर्स उसको प्रोवाइड करवाते हैं। एनिमल्स में फूड वैक्यूल क्या करती है? फूड स्टोरेज का काम करती है। अब हम प्लास्टिड्स की बात करें तो प्लास्टिड क्या होते हैं? ये सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। वैक्यूल्स प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन प्लास्टिड जो सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल्स में ये एब्सेंट होते हैं। ये एक तरह का ग्रीन कलर का पिगमेंट कैरी करते हैं जो होता है क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल क्या करता है? ग्रीन कलर का पिगमेंट है क्योंकि वो, तो ये लीव्स को ग्रीन कलर देने का काम करता है। क्लोरोफिल जो है लीव्स को ग्रीन कलर देने का काम करता है। एंड ये क्या करते हैं? क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं उनको कैरी करते हैं। क्लोरोफिल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वी ऑल नो व्हाट इज द फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स जो अपना फूड सनलाइट के अंदर प्रिपेयर करते हैं, डिफरेंट तरह के न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके, वो क्या होते हैं? उस प्रोसेस को कहते हैं हम फोटोसिंथेसिस। तो प्लास्टिक जो है उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। प्लास्टिक जो है सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, लेकिन वैक्यूल्स जो है एनिमल सेल एंड प्लांट सेल दोनों में प्रेजेंट होते हैं। अब हम अगर बात करें इनके कंपैरिजन की, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल का कंपैरिजन करें, क्योंकि हमने काफी कुछ पढ़ लिया है इनके बारे में। प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। कंपैरिजन की बेसिस क्या है? फर्स्ट है सेल मेम्ब्रेन, नेक्स्ट इज सेल वॉल, प्लास्टिड्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, उसके बाद में वैक्यूल एंड न्यूक्लियस। तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो प्लांट सेल में भी होती है, एनिमल सेल में भी होती है। सेल वॉल प्लांट सेल में होती है बट एनिमल सेल्स में नहीं होती है। तो इस तरह से ये कौन सी सेल में प्रेजेंट होते हैं, कौन सी सेल में ये सब एब्सेंट होते हैं, इनके आंसर्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। वीडियो आपने अच्छे से देखा होगा। आई होप यू हैव वॉच्ड दिस वेरी वेल with all the presence of mind. So it was our topic in which we discuss about cell, its shape, number and size. Then we read about multicellular organism and unicellular organism. प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के बारे में पढ़ा, सेल के पार्ट्स के बारे में जिसमें हमने सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, वैक्यूल एंड प्लास्टिड्स के बारे में पढ़ा। सो इट्स योर वर्क फॉर टुडे सेशन. You have to comment their answer. I hope you have understood very well. Thank you.